ससुराल बना मायका। नीरज और सौम्या की शादी को करीबन 3 साल हो चुके थे। दोनों की शादी उनके माता पिता की मर्जी से हुई थी और दोनों का गृहस्थ जीवन भी अच्छा ही गुजर रहा था। सौम्या हर तरह से एक आदर्श बहू और पत्नी थी। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय और आपकी दवाई। चलिए जल्दी से खा लीजिए। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब तो मेरा इतना ध्यान रखती है बेटा कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं लगती अपना ध्यान रखने की। इसीलिए आप शाम को पार्क जाने के बहाने गुलाब जामुन खा लेते हैं ना। मुझे सब पता है पापा जी। और वो ऐसे ही। पर तू अपनी सास को मत बताना ये बात। पता है ना कितनी गुस्से वाली है वो। ठीक है, पर पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, चल। सौम्या ने सिर्फ नाम के लिए नहीं पर दिल से अपने सास ससुर को माता पिता माना था और उनका ख्याल भी वो बिल्कुल एक बेटी की तरह रखती थी। जितना उनके खुद के बेटे को अपने माता पिता के बारे में नहीं पता था, उससे कहीं ज्यादा सौम्या अपने सास ससुर को जानती थी। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? नीरज को बोला था 2 दिन पहले बनवाने को। अब मैं गीता का पाठ कैसे करूं? ये लीजिए आपका चश्मा माँ जी। मैं कल बाजार गई थी ना सब्जी लेने, तो कल ही बनवा दिया था। पहनकर देखिए, सही तो है ना? अरे वाह, ये तो पुराने वाले से भी अच्छा है। और मैंने ना इसमें चेन भी डलवा दिया है। अब बार बार आपको चश्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर ये तो मैंने नीरज से कहा था बनवाने को, वो भूल गया क्या? अरे माँ जी, उन्हें ऑफिस का इतना काम होता है, कितना थक जाते हैं, इसलिए मैं ही बनवा लाई। सौम्या अपने सास ससुर के साथ अपनी छोटी ननद रुचि को भी बहुत प्यार करती थी और रुचि भी सौम्या को एक बड़ी बहन की तरह मानती थी, इसलिए अपने दिल की हर बात वो उसे ही बताती। एक दिन जब सौम्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी रुचि उसके पास आती है। भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या हुआ? थोड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? वो भाभी, मेरी सारी सहेलियाँ एक कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। मुझे भी बहुत इच्छा है वो कोर्स सीखने की। ये तो अच्छी बात है कि तू सीखना चाहती है, पर मुझे भैया से बात करने में डर लग रहा है भाभी। अरे कोई बात नहीं, आजा हम दोनों साथ में बात करते हैं। अभी ना वो अखबार ही पढ़ रहे होंगे कमरे में। सौम्या रुचि के साथ चाय लेकर नीरज से बात करने आती है, पर रुचि और सौम्या की बात सुनकर नीरज उन पर गुस्सा होने लगता है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है रुचि। पहले ही घर के खर्चे, माँ और पिताजी की दवाइयाँ, तेरी पढ़ाई का खर्च, और ऊपर से तुझे ये फालतू के कोर्स भी करने हैं। अरे पर ये कोर्स काफ़ी अच्छा कंप्यूटर कोर्स है, इससे रुचि बहुत कुछ सीख पाएगी और उसकी सारी सहेलियाँ भी तो जा रही हैं। प्लीज़ मना मत कीजिए ना। तुमने ही बिगाड़ कर रखा है इसे। मैं कोई पैसा नहीं देने वाला। मेरा टिफिन रेडी कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नीरज रुचि और सौम्या को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। बेचारी रुचि का तो जैसे मन ही उदास हो गया था। सौम्या से ये देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो रुचि को रसोई घर में ले आई और चावल के डिब्बे में कुछ ढूंढने लगी। भाभी, आप क्या कर रही हैं? अरे रुक जा, तुझे ना एक जादू दिखाती हूँ। सौम्या चावल के डब्बे से कुछ पैसे बाहर निकालती है। ये ले और जा जल्दी से अपने कोर्स की फीस भर दे। भाभी, ये आपके पास कहाँ से आए? अरे कुछ नहीं, घर के खर्चे में से कुछ पैसे मैं बचा लेती हूँ, बस वही है ये। मुझे खुशी है कि आज ये तेरे काम आ रहे हैं। पर भाभी, ये तो आपकी सेविंग्स है, मैं कैसे? तू भी तो मेरी ही है ना? हाँ। चल अभी ज्यादा सोच मत और अपनी सहेलियों को बता दे कि तू भी उनके साथ आ रही है। थैंक यू भाभी। जहां एक तरफ सौम्या सबका ख्याल रख रही थी, सबको प्यार दे रही थी, वहीं नीरज का बर्ताव सौम्या के प्रति अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बात बात पर उस पर गुस्सा करता, उसे खरी खोटी सुनाता और तो और अब वो उसके साथ वक्त भी नहीं बिताता था। एक दिन सौम्या घर पर नीरज का इंतजार कर रही है। कहाँ रह गया ये नीरज? उसे पता है आज बहू ने उसके लिए व्रत रखा है, फिर भी सुबह से भूखी है उसके लिए, और उसे अपनी पत्नी की कोई चिंता ही नहीं। शायद किसी काम में फंस गए होंगे, बस आते ही होंगे। सौम्या बहुत देर तक नीरज का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया और तो और वो फोन भी नहीं उठा रहा था। बेचारी सौम्या
बिना अपना व्रत खोले ही भूखे पेट इंतजार करते करते सो गई। और जब सुबह नीरज घर वापस आया, कहाँ था कल रात भर? तुझे पता था ना बहू ने तेरे लिए व्रत रखा था। बेचारी कल भूखे पेट ही सो गई। तो मैंने कहा था क्या मेरे लिए व्रत रखने को? घर में घुसते ही बस शुरू हो गए सुनाना। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करिए प्लीज़। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। नीरज जोर से अपना बैग सौम्या के हाथ से छुड़ाकर जमीन पर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, थक तो गया हूं मैं, पर इस रिश्ते से घुटन होने लगी है मुझे। अब मैं इसका बोझ और नहीं उठा सकता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जा रहा हूं मैं आयशा के पास। मैं और वो साथ में काम करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए नीरज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब मैं यहां और नहीं रह सकता, बस। नीरज के शब्द जैसे सौम्या के दिल में तीर बनकर चुभ गए थे। उसकी हंसती खिलती जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई थी। पर नीरज को तो ना सौम्या के आंसू दिख रहे थे और ना ही अपने माता पिता की मिन्नतें। उस पर तो बस आयशा का भूत सवार था, जिसके पीछे उसने अपनी पत्नी और माता पिता तक को छोड़ दिया। सौम्या ने अपना बैग पैक किया और जैसे ही वो जाने लगी तो उसके सास, ससुर और ननद सामने खड़े रह गए। नहीं पिताजी, अब मैं यहाँ रुक कर करूँगी भी क्या? पत्नी का संसार तो पति से ही होता है ना। सौम्या बेटा, हमारे लिए तो तू ही हमारा संसार है। तू चली गई तो हम तो जैसे मर ही जाएंगे। तेरा रिश्ता नीरज से नहीं रहा तो क्या, हम तो है ना तेरे माता पिता। आज से तू हमारी बेटी है। भाभी मत जाइए ना हमें छोड़कर, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सौम्या उन तीनों को नहीं छोड़ पाई। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो वहीं रहकर अपना फर्ज निभाएगी। उसने सिंदूर और मंगलसूत्र को अपने से दूर कर लिया और अपने ससुराल में बेटी बनकर रहने लगी। उसने एक नौकरी भी ढूंढ ली और रुचि को भी आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जहां एक तरफ सौम्या एक बेटी बनकर सब कुछ संभाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीरज को अपनी करनी का फल मिल रहा था। आयशा, आज फिर तुम पार्टी में जा रही हो? मैं आज बहुत थक गया हूँ। कुछ देर तो बैठो मेरे साथ। मेरे पास वक्त नहीं है नीरज। खाना तुम खुद बना लेना, मैंने कुछ नहीं बनाया। और हाँ, मेरा इंतजार मत करना, मैं सीधा सुबह ही आऊंगी। नीरज को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया था। इतनी ठोकर खाने के बाद उसने सोचा कि वो अपने घर वापस जाकर फिर से सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए एक शाम वो अपने घर वापस आया, जहाँ सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे भी चाय मिल सकती है? आज घर का रास्ता भूल गया है क्या? मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ पिताजी। इतने वक्त के बाद अब क्या चाहता है हमसे तू? सौम्या, फिर से हम पहले जैसे हो जाते हैं ना। अरे भूल जाओ कि कुछ हुआ भी था। आपने मुझे क्या समझा है? मैं कोई खिलौना हूँ जिसे जब चाहा खेल दिया, जब चाहा फेंक दिया? हमारे बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो फिर किस हक से यहाँ रह रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। ये मेरा घर है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। ठीक है, चली जाती हूँ मैं। आई बड़ी मुझे जवाब देने वाली। सौम्या अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांध लेती है और बस जा ही रही होती है कि उसके ससुर उसके पास आते हैं और कुछ कागजात उसके हाथ में देते हैं। ये क्या है पिताजी? ये तेरा हक है बेटे। सौम्या कागजात खोलकर देखती है तो उसमें वसीयत थी जो उसके ससुर ने उसके नाम कर दी थी। आज से सब कुछ तुम्हारा है बेटे। यह घर, हमारी पुश्तैनी जमीन और जो भी हमारा है वो आज से तेरा है। पिताजी, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं इस घर का बेटा हूँ। बेटा जिसने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया। सौम्या हमारी बेटी है। आज से ये इसका ससुराल नहीं, मायका है। और आज के बाद तेरा इस घर पर कोई हक नहीं, समझा? पिताजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए।
मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। नीरज को समझ में आ गया था कि उसकी गलती की माफ़ी अब उसे कभी नहीं मिलेगी, और उस दिन के बाद सौम्या का ससुराल अब सही मायने में उसका मायका बन चुका था, जहां वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी।